नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर पूर्वांचल पत्रिका की आज की तमाम बड़ी खबरों में। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना वायरस से जुड़ी हुई कुछ बेहद बड़ी और अहम खबरें निकल कर आ रही है। जानेंगे एक एक कर विस्तार से, लेकिन इससे पहले यदि आप भी चाहते हैं कि पूरी दुनिया में फैली महामारी और साथ ही साथ आपकी परेशानी भी जल्द से जल्द खत्म हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और देखते रहिए। दोस्तों, खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आपको बता दें कि महामारी का कहर दिन प्रतिदिन बढ़ने के कारण सरकार की तरफ से कुछ कड़े कानून और नए नियम लागू किए हैं, जिन्हें जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। अभी तक भारत में संक्रमित मरीजों की संख्या 18,601 पहुंच गई है, जबकि 3,252 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। दुख की बात यह है कि अभी तक 590 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। अगर हम विश्व की बात करें तो विश्व में 24,76,854 मरीज सामने आ चुके हैं, जबकि 6,40,760 मरीजों को ठीक कर उनके अपने घर भेजे जा चुके हैं। तो वहीं दुख की बात यह है कि 1,70,299 लोगों की मौत हो चुकी है। दोस्तों, जिस रफ्तार से ये महामारी बढ़ती जा रही है, हो सकता है जब आप इस वीडियो को देखें तो ये आंकड़ा और भी बढ़ गया हो। दोस्तों, अभी भारत में संक्रमितों की संख्या कितनी है, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। जी हां दोस्तों, बढ़ते हैं पहली बड़ी खबर की तरफ। पहली बड़ी खबर जो निकलकर सामने आ रही है, सिविल सर्विस डे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरदार पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित की। जी हां दोस्तों, सिविल सर्विस डे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरदार पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित की है। साथ ही प्रधानमंत्री ने इस दिन पर ट्वीट करते हुए लिखा, सिविल सर्विस डे पर महान सरदार पटेल को श्रद्धांजलि, जिन्होंने हमारे प्रशासनिक ढांचे की कल्पना की और प्रगति उन्मुख और करुणामय प्रणाली का निर्माण करने पर जोर दिया। इतना ही नहीं दोस्तों, इस दिन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद सिविल सेवकों के काम की सराहना की। उन्होंने कहा, वर्तमान समय में भी सिविल सेवा में संवेदनशीलता, व्यावसायिकता के साथ कोविड-19 स्थिति को संभालने में अपनी ताकत और संकल्प दिखाया है। हमें विश्वास है कि हमारी सिविल सेवा सार्वजनिक सेवा की सर्वश्रेष्ठ परंपराओं में काम करती रहेगी। साथ ही दोस्तों, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने भी सिविल सर्विस डे पर ट्वीट किया। उन्होंने कहा, सिविल सेवा दिवस पर मैं हमारे देश के सभी सिविल सेवकों को देश की नीतियों पर प्रभावी और कुशलता पूर्वक काम करने के लिए प्रशंसा करता हूं। उन्होंने आगे कहा, डॉक्टरों और चिकित्सा कर्मियों के साथ हमारे सिविल सेवक कोविड-19 के खिलाफ भारत की लड़ाई में के नेतृत्व कर रहे हैं। हम ऐसे सभी योद्धाओं का आभार व्यक्त करते हैं जो हम सभी की रक्षा के लिए अपनी जान जोखिम में डालकर संक्रमण का सामना कर रहे हैं। साथ ही देश की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस पार्टी ने भी ट्वीट कर कहा, आज सिविल सेवा डे पर हम पूरे भारत में सार्वजनिक सेवा उत्कृष्टता के लिए सिविल सेवकों की अटूट प्रतिबद्धता को सलाम करते हैं। नागरिकों के प्रति उनके पूर्ण समर्पण ने सरकार के सुचारू कामकाज को सक्षम बनाया है। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर सामने आ रही है, कोरोना महामारी की गिरफ्त में आने के बाद दुनिया बदल रही, मानव श्रम की जगह लेंगे रोबोट। जी हाँ दोस्तों, एक अहम बहस शुरू हो चुकी है, जो कभी एक पक्ष मजबूत करते तो कभी दूसरा। यह बहस है रोबोट को लेकर। रोबोट हमारा काम आसान कर रहे हैं या फिर लोगों से उनका काम छीन रहे हैं। कोरोना महामारी के गिरफ्त में आने के बाद दुनिया बदल रही है, इसमें काम का तरीका भी शामिल है। कई बड़ी कंपनियां अपने काम को आसान बनाने के लिए रोबोट का सहारा ले रही है। दोस्तों, विश्लेषकों का कहना है कि इसे बेहतर कहें या बदतर, रोबोट मनुष्यों का जीवन बदलने जा रहा है, साथ ही वे मनुष्यों की नौकरियों को लील रहे हैं। बीबीसी के अनुसार कोरोना वायरस के प्रकोप ने इस प्रक्रिया को तेज कर दिया है। हम जब इस संकट से पार पालेंगे तो माना जा रहा है कि रोबोट हमारी दुनिया से ज्यादा सक्रिय होंगे। यदि हम इसकी उपयोग की बात करें तो वर्तमान में कोरोना संकट के समय सफाई और स्वच्छता उत्पाद बनाने वाली कंपनियों की मांग बढ़ी है। यूवीडी रोबोट, डेनमार्क के अल्ट्रावायलेट लाइट रोबोट का निर्माण करने वाली कंपनियों ने चीन और यूरोप के अस्पतालों को अपनी सैकड़ों मशीनें भेजी है। इन रोबोट का इस्तेमाल किराने को सामान देने वाली दुकानों और रेस्तरां में अधिक किया जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि हम इस तकनीक को आगे भी अपना सकते हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, यदि एक बार कोई कंपनी श्रमिक के बदले में रोबोट का इस्तेमाल शुरू करती है तो वो शायद ही इस व्यवस्था को बदले। रोबोट का निर्माण और उन्हें व्यवसाय में उतारना काफी महंगा होता है, लेकिन काम शुरू करने के बाद लंबे वक्त में यह मानव श्रमिकों की तुलना में सस्ते होते हैं। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकलकर सामने आ रही है, देश में अगले 10 दिन में पीक पर पहुंचेगा कोरोना, फिर जाएगा नीचे। जी हाँ दोस्तों, कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में अगला 10 दिन भारत के लिए सबसे अधिक चुनौतियों वाला साबित हो सकता है। ICMR के वैज्ञानिकों के अनुसार 30 अप्रैल तक वायरस का प्रसार तेज दिखेगा और इस लिहाज से प्रतिदिन संक्रमण की संख्या भी बढ़ेगी, यानी भारत में कोरोना संक्रमण अपने चरम पर होगा, लेकिन उसके बाद ग्राफ नीचे आने लगेगा। यही कारण है कि जिन जिलों में कोरोना के नए मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, वहां की कमान केंद्र सरकार ने अपने हाथों में ले ली है और इसके लिए 6 अंतर मंत्रालय विशेष टीमों का गठन कर दिया है। इसमें 2 महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल के लिए और एक मध्य प्रदेश और राजस्थान के लिए बनाई गई है। इसमें अतिरिक्त सचिव स्तर के अधिकारी होंगे ताकि वरिष्ठता के आधार पर वह ठोस निर्णय ले सके। आपको बता दें दोस्तों, ICMR के एक वरिष्ठ वैज्ञानिक के अनुसार अभी तक के ट्रेंड के आधार पर किए आकलन से साफ संकेत मिल रहा है कि भारत में कोरोना वायरस का फैलाव अपने पीक के करीब 30 अप्रैल तक यह पीक तक पहुंच जाएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने ICMR के आकलन का समर्थन करते हुए कहा कि अगले 2-3 दिन में स्थिति और भी साफ हो जाएगी। दरअसल पीक पर पहुंचने का अर्थ यह है कि भारत इसका आकलन करने के लिए पूरी तरह तैयार होगा
कि अब कदम किस दिशा में उठाने चाहिए। रोजाना संक्रमण की गति तेज दिखेगा, लेकिन नंबर दोगुना होने में वक्त लग बढ़ेगा। इस बीच कोरोना मुक्त होने वालों की संख्या भी बढ़ेगी। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर, तानाशाह की जिंदगी खतरे में, नॉर्थ कोरिया के नेता किम जोंग उन के हालात बेहद नाजुक, ब्रेन डेड होने की अटकलें। जी हाँ दोस्तों, नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन गंभीर रूप से बीमार हैं। उनके हालात बेहद नाजुक बताई जा रही है। अमेरिकी मीडिया में किम जोंग उन के ब्रेन डेड होने की भी अटकलें तेज हो गई है। मंगलवार को एक मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिका को खुफिया जानकारी में पता चला है कि उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन सर्जरी के बाद गंभीर खतरे से गुजर रहे हैं। बताया जा रहा है कि उनका कार्डियोस्कुलर की वजह से इलाज चल रहा था। रिपोर्ट के मुताबिक किम जोंग उन की सर्जरी की गई थी, मगर इसके बाद उनके हालात और भी ज्यादा बिगड़ गई है। रिपोर्ट के मुताबिक तानाशाह किम जोंग उन का प्योंगयांग के बाहर ह्यांगसान के एक विला में इलाज चल रहा है। वैसे आपकी जानकारी के लिए आपको बताते हैं, बताया जा रहा है कि किम जोंग उन को आखिरी बार सार्वजनिक तौर पर 11 अप्रैल को देखा गया था, जिसमें उन्होंने एक बैठक की अध्यक्षता की थी और कोरोना वायरस को लेकर सख्त जांच के आदेश दिए थे। इतना ही नहीं, वह 14 अप्रैल को मिसाइल के परीक्षण के कार्यक्रम से भी नदारद थे। बता दें कि अपने पिता और दिवंगत नेता किम जोंग इल की 2011 के आखिरी में मृत्यु हो जाने के बाद किम जोंग उन ने उत्तर कोरिया की सत्ता पर काबिज हुए थे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएं और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकलकर सामने आ रही है, भारत के छोटे कारोबारी अब चीन से नहीं मंगवाएंगे सामान, मशीन और टेक्नोलॉजी आयात करने की है तैयारी। कोरोना महामारी में चीन की संदिग्ध भूमिका को देखते हुए छोटे कारोबारी अब चीन से सामान की जगह मशीन और टेक्नोलॉजी आयात करने की तैयारी कर रहे हैं। कारोबारी अगले 1 साल तक चीन से सामान आयात करने के पक्ष में नहीं है। उन्हें इस बात की भी आशंका है कि चीन के खिलाफ बनते माहौल में आम उपभोक्ता चीनी सामान को ठुकरा सकते हैं। कारोबारियों के इस रुख से चीन से होने वाले आयात में कमी आ सकती है। चीन से सामान लाकर भारत में उसकी बिक्री करने वाले कारोबारी अब देश में ही उस वस्तु के निर्माण का जोखिम उठाने की सोच रहे हैं। ऐसे ही एक कारोबारी नितिन अग्रवाल ने बताया कि वे साल में कम से कम 3 बार कारोबार के लिए चीन जाते थे, लेकिन कोविड-19 फैलने के बाद वे अगले 1 साल तक चीन जाने से परहेज करेंगे। उन्होंने बताया कि उनके जैसे कई कारोबारी फोन पर चीन के कारोबारियों को ऑर्डर नहीं देंगे, क्योंकि चीन के कारोबारियों ने पूरी दुनिया में अपना भरोसा खो दिया है। बताते चले आपको दोस्तों, चीन भारतीय आईटी और फार्मा कंपनियों को अपने बाजार में उत्पाद बेचने की इजाजत नहीं देता है। भारत कॉटन, यॉर्न, फैब्रिक, मेटल, स्टोन जैसी हल्की चीजों का निर्यात करता है। वहीं चीन हमारे देश में टेलीकॉम उपकरण, टीवी, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, न्यूक्लियर रिएक्टर, बॉयलर, मशीनरी पार्ट्स जैसे चीजों का आयात करता है। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बिहार में बढ़ रहा संक्रमण, बिहार सिर्फ नया हॉटस्पॉट, एक दिन में रिकॉर्ड 17 नए मरीज। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस से मुक्त बिहार समेत देश के ज्यादातर इलाकों में सोमवार से लॉकडाउन में ढील का सिलसिला शुरू हो गया। बिहार में सिवान के बाद बिहार शरीफ प्रदेश का नया हॉटस्पॉट बन गया है। सोमवार को बिहार शरीफ में 17 कोरोना मरीज मिले। इस तरह बिहार शरीफ में कुल कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 28 हो गई। बिहार में कुल कोरोना पॉजिटिव की संख्या 113 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने बताया कि नालंदा के सभी 17 नए मरीज दुबई से लौटे कोरोना पॉजिटिव मरीज के संपर्क में आने से संक्रमित हुए हैं। नए मरीजों में 7 महिलाएं और 10 पुरुष शामिल है। दूसरी ओर पॉजिटिव डॉक्टर के संपर्क में आने वाले नालंदा के डीएम और एसपी की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। तो वहीं मुख्यमंत्री ने कहा, कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए डोर टू डोर स्क्रीनिंग का दायरा भी बढ़ाए जाने की जरूरत है। पल्स पोलियो अभियान की तर्ज पर प्रभावित जिलों में कोरोना संदिग्धों की पहचान के लिए डोर टू डोर स्क्रीनिंग अभियान में अब तक 36,14,000 घरों का सर्वे किया जा चुका है। उसमें से मात्र 1,386 लोगों में सर्दी, खांसी और बुखार के सामान्य लक्षण है। इसमें से 899 लोगों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कोरोना पर ममता बनर्जी और केंद्र में ठन्नी, कोलकाता गई केंद्रीय टीम को कोविड-19 क्षेत्रों में जाने से रोका गया। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस लॉकडाउन के कथित उल्लंघन की जमीनी हकीकत जानने के लिए कुछ राज्यों में विशेष टीम भेजी है। बंगाल में भेजी गई एक टीम को मंगलवार को कोरोना संक्रमण के जोखिम वाले क्षेत्रों का दौरा करने से रोक दिया गया। बंगाल टीम के एक सदस्य ने मंगलवार को आरोप लगाया कि उन्हें होटल से बाहर जाने की अनुमति नहीं दी गई। टीम की अगुवाई कर रहे रक्षा मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी अपूर्व चंद्रा ने कहा, हमने बताया था कि हम कुछ जगह का आज दौरा कर सकते हैं। आज हमें सूचित किया गया कि कुछ दिक्कतें हैं, हम बाहर नहीं जा सकते हैं। चंद्रा ने समाचार एजेंसी ANI को बताया, अन्य राज्यों में की गई टीमों को पूरा सहयोग मिल रहा है। उन्हें वही नोटिस दिया गया था जो पश्चिम बंगाल को दिया गया था, लेकिन उन टीमों को कल से किसी भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ रहा है। कुल 4 राज्यों में 6 अंतर मंत्रालय केंद्रीय दलों को भेजा गया है। इनमें से 3 राज्यों में विपक्षी दलों की सरकारें हैं। ये टीमें महाराष्ट्र के पुणे, राजस्थान के जयपुर, पश्चिम बंगाल में कोलकाता, हावड़ा, मिदनापुर और जलपाईगुड़ी तथा मध्य प्रदेश के इंदौर भेजी गई है। केंद्र सरकार का दावा है कि इन शहरों की स्थिति गंभीर है और यहाँ लॉकडाउन के दिशा निर्देश का उल्लंघन हो रहा है। केंद्र ने यह भी आरोप लगाया है कि राज्य सरकार के कोरोना वायरस के केसों को कम करके बताने के भी मामले सामने आए हैं। हालांकि विशेष रूप से पश्चिम बंगाल का जिक्र नहीं किया गया है। पश्चिम बंगाल पर कोरोना वायरस मरीजों की वास्तविक संख्या छिपाने का आरोप है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें।